रजत कंसल क्या कह रहा था? ये कमीने और जलील लोग हैं, कमीना तू है जो लोगों को भड़का रहा है। उसने ये कहा कि भाई उनके डंडा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उनकी तरफ से प्रयास हो रहा है कि पूरे मामले को एक नया रंग देके जिन लोगों ने दोहरी हत्याएं करी हैं, बलात्कार जैसा गंभीर अपराध कराया है, उन्हीं को विक्टिम घोषित कर दिया जाए। उन्हीं को पता है झूठा गवाह भी तैयार कर सकता है, लेकिन भाई मेडिकल डीएनए मैच हो चुका है लंबे संघर्ष, लंबी जांच के बाद। अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है। अगर उसके बाद भी इन बलात्कार के आरोपियों को आप मुख्य अतिथि बनाओगे तो आगे भाईचारा बिल्कुल नहीं रहेगा। और उसके नमस्कार जी। अच्छा, आज मीडिया को बुलाया जी, तो किस कारण से बुलाया? पहले तो जी सारे जितने पत्रकार भाई पहुंचे हैं, आप सभी का गांव बुडाना में स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। हमारे गांव में जो दोहरी हत्या का मामला था उसमें आपने सबने बड़ी अच्छी कवरेज करी और हमारा जो संघर्ष था उसको मुकाम तक पहुँचाया। आज आप सभी को इसलिए बुलाया है कि लगभग 4 महीने से उसकी जांच जो आगे चल रही है, स्टेट क्राइम ब्रांच कर रही है। जांच भी निर्णायक मोड़ पे है, लगभग चीज़ें उसमें सामने आ चुकी हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं। लेकिन वो हमारी एक इच्छा थी वह जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद आप सभी साथियों को बुलाएंगे, गांव राम समाज सबको इकट्ठा करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा प्रयास हो रहा है जिसके लिए विशेष तौर पे आपको बुलाया है। एक ऐसा प्रयास हो रहा है कि पूरे मामले को एक नया रंग देके जिन लोगों ने दोहरी हत्याएं करी हैं, बलात्कार जैसा गंभीर अपराध कराया है, उन्हीं को विक्टिम घोषित कर दिया जाए, उन्हीं को पीड़ित बना दिया जाए। और पूरे सभ्य समाज में इस तरह का प्रयास किसी भी तरह से समाज के लिए हितकारी नहीं है। इसलिए आज आपको यहाँ बुला के कुछ बातें आपके सामने हम सारे गांव के हमारे मौजूद आदमी रखना चाहते हैं। आप सभी ने पिछले मेरे ख्याल से 14 जुलाई को हिसार में एक प्रदर्शन हुआ था भाई दलित एकता के नाम पे, दलित समाज के ऊपर अत्याचारों के विरोध के नाम पे, कि भाई सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, हमारे को उत्पीड़ित कर रही है, हमारा शोषण कर रही है। तो कोई भी भाई समाज अपनी आवाज़ उठाने का सभी को अधिकार है। उन्होंने कराया, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। लेकिन उस प्रदर्शन के दौरान वहाँ जो सभा हुई उसमें हमारी दोहरी हत्या की जो मुख्य आरोपी है अनूप, उसकी माँ, और दोहरी हत्या के केस में जेल से बेल के ऊपर जो जमानत पे है, जमानत के ऊपर जो है माया देवी, उसका भाषण करवाया गया। और उसके भाषण के साथ जो एक वकील है हरियाणा का, तमाम का, दलितों का, हमारे भाईचारे का ठेकेदार बना हुआ है, उसकी तरफ से भी 2-4 बातें कही गई। एक तो बात ये कही गई कि वह जो ये भाई पकड़े गए हैं अनूप और दूसरा जो अंशु है, ये तो बेकसूर हैं, ये तो बकरी चराने वाले हैं, इनको तो आपस की लड़ाई में, आपस में प्रॉपर्टी के विवाद में इनको फंसाया गया है, हत्या करने वाले तो कोई और हैं। दूसरा, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कहा गया खुल के कि वह बुडाना गांव ने, आसपास के इनके भाईचारे ने मोटा चंदा इकट्ठा करके आंसी के एसपी को और नारनौंद के डीएसपी को खरीद के ये जांच को भटका दिया है। तीसरा, उसमें कहा गया कि वह इसको लेके हम, इसको जो ये दोनों हत्यारे हैं, इनको लेके हम पूरे समाज से मदद मांगेंगे। बाकी बातें हमारे चाचा जी, बाकी साथी करेंगे। मैं 2-3 बिंदुओं पे प्रकाश डालना चाहूँगा। पहली बात, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो भाई निर्दोष हैं, बेकसूर हैं। अब तक की जांच के आधार पे जो चीज़ें सामने आई है, जो कोर्ट में सबमिट होगी परसों, जो डीएनए था इसका अनूप का, जो हमारी विक्टिम चाची थी कृष्णा देवी, उनके स्वैब सैंपल लिए गए थे। उनके स्वैब सैंपल के आधार पे मधुबन एफएसएल में जांच करी गई थी और उस जांच की रिपोर्ट अभी आई है, जिसकी वजह से जो क्राइम ब्रांच की जांच लंबा टाइम लेगी। वो एफएसएल मधुबन से जांच की रिपोर्ट आई है डीएनए जांच की, और जो मुख्य अपराधी अनूप है उसका डीएनए सैंपल हमारी चाची के शरीर में जो स्पर्म पाया गया है, जो स्वैब के सैंपल हैं, उनसे मैच करता है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, डीएनए सैंपल जो है इसका मुख्य अपराधी अनूप का, वो हमारी चाची जो विक्टिम थी उनके शरीर में पाया गया है। ये साफ साफ बताता है कि हत्या और बलात्कार का अपराध में मुख्य आरोपी जो अनूप है, उसके बाद किसी तरह की और कोई शक की या किसी गवाह की गुंजाइश रह नहीं जाती है। तो किसी भाई को, जो सभ्य समाज के भाई हैं, खास तौर पे हमारे दलित समाज के भाई हैं, किसी के मन में कोई शंका हो किसी भी तरह की, तो जांच रिपोर्ट हम उनको मुहैया करा सकते हैं। दूसरी बात उसने कही कि वह खरीद लिया एसपी को, डीएसपी को। आप सारे इस बात के गवाह हैं कि किस तरीके से 3 महीने तक इस पूरे इलाके के 36 बिरादरी के भाईचारे ने
जिसमें जाट भी थे, ब्राह्मण भी थे, दलित भी थे, ओबीसी भी थे, सारे भाई थे। पूरी सर्दी में संघर्ष कराया, तकलीफ उठाई, कई बार बड़े प्रदर्शन करे, लंबा संघर्ष करके हमारी ये साइंटिफिक जांच की हमारे को मौका मिल पाया। अगर हमने एसपी को या डीएसपी को खरीद लिया होता तो हमारे को क्या नौबत आती, हम 3 महीने सड़क पे बैठे रहते। अगर हमने डीएसपी को या किसी और अधिकारी को खरीद लिया होता तो जांच में जो सरेआम तमाशा करा गया, मुख्य अपराधी अनूप का फ़ोन जो है वो यहाँ से उसके घर से लिया गया था और आज तक वो चार्जशीट में कहीं फाइल में नहीं डाला गया। मुख्य अपराधी अनूप का जो सैंपल था डीएनए का, वो क्राइम ब्रांच को जांच जाने के बाद, एसटीएफ को जांच जाने के बाद लिया गया। इस गंभीर अपराध में सबसे पहले जो मृतका है उसके शरीर की जांच करके कंफर्म कराया जाता है कि भी रेप जैसी घटना तो नहीं हुई। जो गंभीर से गंभीर लापरवाही है वो करने के बाद 3 महीने आपके सहयोग से सारा गांव राम इलाका समाज बैठा, उसके बाद जांच आगे बढ़ी। तो ये कितना बड़ा मजाक है, कितनी बड़ी तोहिन है। मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश के तमाम जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, सारे इस बात के गवाह हैं कि बुडाना गांव के साथ इस दोहरी हत्या के मामले में कितना बड़ा तमाशा कराया गया। और उसके बाद भी अगर ये कहा जा रहा है कि हमने खरीद लिया तो इसके खिलाफ भाई आगे कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और हमारे चाचा उसके बारे में बताएंगे। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई समाज किस ओर जा रहा है। सैकड़ों लोगों के बीच में दोहरी हत्या के आरोपी, बलात्कार जैसे संगीन जुर्म की आरोपी महिला माया देवी, वो वहाँ कहती है मुझे आपका साथ चाहिए। और उन सैकड़ों लोगों में से एक आदमी खड़ा होकर ये नहीं कहने वाला तूने, तेरे बेटे ने इतना गंभीर अपराध कराया है कि तेरा सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, तेरे को जूते मारे जाने चाहिए। बावजूद उसके वहाँ एक आदमी ने उसको ये नहीं कहा कि भाई तू रुक और तू यहाँ बोलने की भी अधिकारी नहीं है। तो मैं सभ्य समाज से, विशेष तौर पे दलित जो समाज है, उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप किस और समाज को लेके जाना चाहते हो। एक और बात बच गई थी, मैं आपके माध्यम से समाज को, पूरे हरियाणा को बताना चाहूँगा कि ये जो तथाकथित ये जो माया देवी है, इसका परिवार है, इसकी तरफ से और उस वकील की तरफ से ह्यूमन राइट्स कमीशन में और SC/ST आयोग में दरखास्त लगाई गई थी कि हम पीड़ित हैं, हमारे को मुआवजा दिया जाए। कितना बड़ा मजाक है SC/ST एक्ट का। SC/ST एक्ट इसलिए बनाया गया था किसी गरीब, लाचार, कमज़ोर दलित भाई पर अत्याचार ना हो, को ताकत के जोर से उनको दबाने का काम ना करे। 2 अपराधी जो कहने को दलित हैं लेकिन उन्होंने हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को अंजाम दे रखा है, उनकी तरफ से उनके वकील श्रीमान जो आप जानते हैं उसको और उसके परिवार को विक्टिम बनाकर SC आयोग में अपील लगाई गई है। और SC आयोग की तरफ से हरियाणा सरकार और पुलिस विभाग से पूछा गया है अगविन को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से भी, सभ्य समाज, ये तमाम दलित जो हितैषी हैं, वह दोहरी हत्या करा के, बलात्कार जैसे अपराध करवा के उनको आगे मुआवजा दे के क्या करवाना चाहते हो भाई। इन 2 लड़कों ने गांव में इतने गंभीर अपराध कर दिए, अब इसके परिवार को 5-7 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिलाना चाहते हो ताकि कल आके ये और बड़े कांड करें। ये 3-4 जो बातें थी इनके माध्यम से भाई मैं आपके माध्यम से और तमाम जो सभ्य समाज है उससे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये दलित एक्ट के नाम पे हरियाणा प्रदेश में इसी तरह का तमाशा जारी रहा तो कितने टाइम तक जो आप कह सकते हो नॉन SC समाज, नॉन ST समाज वो मूक दर्शक बन के तमाशा देखता रहेगा। हमने लड़ाई लड़ी, 36 बिरादरी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन उस घटना के 4 महीने भी नहीं बीते हैं और आज उस घटना के मुख्य आरोपी, हत्या आरोपी, बलात्कार के आरोपी सरेआम दलितों के मंच पे खड़ा होकर भाषण दे के कहते हैं हमारे को तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, हम तो पीड़ित हैं, हमने तो मार ही नहीं सकते। तो भाई ये आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके माध्यम से ये हमारी पहले तो अपील है तमाम हमारे दलित भाईचारे से और जो इस 1-2 निकम्मे आदमी को छोड़ के हरियाणा में और भी दलितों के पैरोकार हैं जो सामाजिक प्रतिनिधि हैं उनसे कि इस मामले में तो कम से कम आप इधर उधर बातें भटकाने की बजाय, अब तो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जिसके बाद कोई कुछ बचता नहीं है। गवाही में कोई आदमी झूठ भी बोल सकता है, झूठा गवाह भी तैयार कर सकता है, लेकिन भाई मेडिकल DNA मैच हो चुका है लंबे संघर्ष, लंबी जांच के बाद। अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है। अगर उसके बाद भी इन बलात्कार के आरोपियों को आप मुख्य अतिथि बनाओगे तो आगे भाईचारा बिल्कुल नहीं रहेगा और उसके बारे में कोई ठोस फैसला आगे लिया जा सकता है। बाकी जो और बातें हैं हमारे चाचा शुरू करें। हाँ जी, हाँ। सबसे पहले तो मैं मेरे बच्चे ही कहूँगा जो पत्रकारों के रूप में आए हुए हैं, एक बेटी है, बाकी सब बेटे हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ गांव में और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इस बड़ी विकट परिस्थितियों में आपने गांव की बहुत मदद की थी।
न्याय के पक्ष में मदद की थी। मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबको और इस पवित्र धरा को नमन करते हुए ये कहना चाहूँगा, आज मैं कोई जोशीला भाषण या जोशीली बातें करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, बल्कि कुछ एक मुद्दों पर जो विचारणीय विषय हैं उनके ऊपर समाज से ये प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूँ कि विचार करें। एक वीडियो जिसकी बात अभी एडवोकेट संदीप जी कर रहे थे, एडवोकेट रजत कंसल क्या कहता है कि कितने नीच और कमीने लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सभ्य समाज में ऐसे गाली देने वालों के, ऐसे गालीबाज और ऐसी गालियों की ज़रूरत है? कोई भी समाज कहेगा ना। यदि मिस्टर रजत कंसल स्वयं गाली सुनना चाहता है, उसको इससे भी भद्दी और गंदी गाली देने वाले लोग हैं और देंगे। इसलिए मैं उसको कहना चाहता हूं कि किसी को गंदी गालियां ना दें। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी हूं और आज से ठीक 20 दिन बाद एक अभियान चलाऊंगा, क्योंकि जाति व्यवस्था की गहराई को मैं जानता हूं कि जाति है क्या चीज़। और उस अभियान में स्पष्ट करूंगा कि हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, समाज में रहते हैं, हम हमारी सबकी एक जाति है और वो जाति है आर्य। हम सब आर्यों के पुत्र और पुत्रियाँ हैं, वो एक अलग विषय है। और मैं समाज को बताऊंगा, ये जो जाति के नाम पे जो ठेकेदार बन के बैठे हैं, कितने दिन समाज चलेगा। मैं विशेषकर, मैंने आज तक जीवन में कभी किसी की जाति नहीं पूछी। आज एक चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट, इसको लोगों ने एक जाति मान ली। ये एससी शब्द आया कहाँ से है? मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी भी हूँ, मुझे उसकी जड़ों तक का पता है। ये संविधान में एक सूची है, उस सूची में कुछ जातियों के नाम लिख दिए जिनको एससी कहने लगे। मैं आज उस जाति के मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरे बच्चों से, बेटे बेटियों से, सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में खड़े होंगे जो इस समाज के अंदर जहर फैला रहा है, जातियों के नाम पे आप लोगों को भड़का रहा है? कितने नुकसान किसका होना है, किसका नुकसान होगा? हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, भारत माँ के बेटे और बेटियां, हमें यहीं रहना है। अगर हम जातियों के इस द्वेष में फंसेंगे, जहर में फंसेंगे, नुकसान हमारा ही होगा। क्या रजत कंसल जैसे 1.5 करोड़ के आदमी इस समाज को इस अवस्था में ले जाएंगे और हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे? रजत कंसल, मैं तेरे से कहना चाहता हूँ कि अपनी दुकानदारी बंद कर ले, वरना तेरी दुकानदारी बंद करवा दी जाएगी। दोबारा कहता हूँ रजत कंसल, तेरी काठ की अंडी बहुत बार चढ़ चुकी है। रजत कंसल क्या कह रहा था? ये कमीने और जलील लोग हैं, कमीना तू है जो लोगों को भड़का रहा है। दूसरी चीज, रजत कंसल ने जो एससी समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार बन रहा है, सबसे बड़ा धोखा वही दे रहा है। रजत कंसल तू धोखा दे रहा है मेरे एससी समाज के भाई बहनों को। इसके घर से कितने चेक पकड़े गए हैं, पुलिस अथॉरिटी से पूछ लो चेक किसके थे और कहां से आए थे। ये जवाब नहीं है उसके पास, वो लुकता हुआ छिपता हुआ घूम रहा है। बता दे तू इन सब लोगों को जो तेरे घर में पुलिस ने चेक पकड़े थे वो कहां से आए थे, किसके थे? वो किसी का भी अदर देन एससी के घर से आया हुआ चेक नहीं था, वो एससी कम्युनिटी के चेक थे, जिनको ये सरकार से बजट फंड दिलवाता है, उनसे ग्रांट दिलवाता है और उनमें से उनसे चेक ले लेता है। तो धोखा कौन दे रहा है? अदर देन एससी समाज। हम दृढ़ता से रजत कंसल को उसकी औकात दिखाएंगे और उसको इस समाज में जहर नहीं फैलाने देंगे। रजत कंसल किसी भी वकील को, मैं हमारे जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स को समाज में सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में माना जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जो भी बार काउंसिल्स के नियम हैं वो इजाज़त देते हैं कि एक वकील एक हत्यारोपी को पब्लिक प्लेस पे लाके और कहता है कि ये निर्दोष है, इनको पकड़ा, निर्दोषों को पकड़ रखा है? वो निर्दोष हैं तो कोर्ट में साबित कर दें निर्दोष हैं, वो छूट जाएंगे। अगर क्या एक वकील किसी का, जिसका भी वो वकील है, उसको पब्लिक में लाके और किसी एक कम्युनिटी को कुत्ता, कमीना और जलील कहता है? क्या आपकी ये वकीलों को ये इजाज़त देता है आपकी काउंसिल?
अगर नहीं देता है तो बहुत डिटेल में मैं काउंसिल को चिट्ठी लिखूंगा सारे गांव के क्षेत्र के सहयोग से, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि रजत कंसल जैसे व्यक्ति को वकील होना तो दूर की बात है, ऐसा आदमी तो इंसान कहलाने काबिल नहीं है, उसका ये रद्द किया जाए, लाइसेंस रद्द किया जाए कि वो कोर्ट में जाके वकालत का उसका जो भी डिग्री है। दूसरी चीज़, क्या पुलिस अथॉरिटीज़ में डीजीपी आज कपूर साहब जैसे ईमानदार अफसर डीजीपी बैठे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं समस्त क्राइम ब्रांच का, मैडम ममता जी का और डीजीपी साहब का, जिन्होंने इतने छुपे हुए तथ्यों को सामने लेके आए। क्या डीजीपी साहब, मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी नसों में एक जोशीला खून नहीं है। आपके एक एसपी को डीएसपी को कहता है खरीद लिए गए। अगर आपके एसपी और डीएसपी बिक गए तो उनको लात मार के डिपार्टमेंट से बाहर कर दीजिए, और अगर वो नहीं बिके हैं तो इसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करेंगे? हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और मुकदमा दर्ज करें उसके खिलाफ, ताकि दोबारा कोई इस तरह की बकवास करने से पहले सोचे। और हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे, नहीं करते हैं तो फिर आपके एसपी डीएसपी बिके हुए हैं। और एक चीज़, अगर एसपी और डीएसपी बिक गए होते, हमने लड़ाई, आप सबको पता है, जितनी बातें मुझे पता है इस केस की आप सबको पता है, सारे गांव को पता है, हमने लड़ाई किसके अगेंस्ट शुरू की थी? हमने लड़ाई एसपी हंसी के खिलाफ शुरू की थी, एसएचओ और डीएसपी नारायण के खिलाफ शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने जांच ठीक से नहीं की। अगर वो बिक गए होते तो जो हमारी मनमर्जी की रिपोर्ट लिख देते और कार्रवाई हो जाती। इसका मतलब रजत कलसन में इतनी सामान्य बुद्धि भी नहीं है कि वो ये बात समझ सके कि जिस एसपी और डीएसपी के अगेंस्ट सारे क्षेत्र के लोगों ने लड़ाई लड़ी और तुम उन्हीं को कहते वो बिक गए। ये बाटड़ा गांव में जो कांड हुआ, जिसमें वो ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है किसी को कि जाटों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ किस तरह से मुकदमे झूठे दर्ज करवा दें, ये लाइन नहीं ये लाइन लिख दो। वो मेरे ख्याल में ऑडियो आई थी उसकी, वो आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो सुन लीजिए। क्या एक वकील का ये काम है? क्या एक आदमी का, मैं तो वकील की बात छोड़ो, एक सामान्य आदमी भी जो है उसका ये काम है कि वो इस तरह की कोचिंग दे कि झूठे मुकदमे कैसे दर्ज करवा जाते हैं, कौन सी भाषा लिखो, कौन सी लैंग्वेज लिखो, क्या लाइन लिखो। इन सब में बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। हम किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं पालते, इसलिए रजत कंसल आप कहलाने के लायक नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं तू कह रहा हूं। रजत कंसल, मैं तेरे को कह रहा हूं कि समझ जा, रावण को मारने के लिए भी राम पैदा हुआ था। तेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए एक नहीं बहुत राम है। शांति प्रिय गांव 6-5 महीने धरना चला। लोग कहते थे कि आज यहाँ लाठीचार्ज हो जाएगी, आज फलाना हो जाएगा। आप लोग गवाह हैं इस बात के, लाठीचार्ज तो होना तो दूर की बात है, कभी किसी ने किसी की तरफ एक कंकर भी नहीं फेंकी। गवाह हैं आप लोग। वो इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, इस दादा खेड़ा ने जिसकी शरण छाया में हम बस रहे हैं, उसने हमें शांति से रहना सिखाया है। लेकिन शांति से रहने का मतलब, चुप रहने का मतलब, शांत रहने का मतलब कायरता नहीं होती। अगर कोई ये सोचे बैठा है कि अब तू इतना बड़ा बहादुर बन गया कि तेरे खिलाफ कोई उठने और बोलने वाला नहीं है, तो भूल जाना इस बात को। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ समाज के हर वर्ग से। पहली बात तो मैं दोबारा ही रिपीट कर दूं कि समाज और प्रमाणित करूँगा, समाज शास्त्र का विद्यार्थियों प्रमाणित करूँगा कि जाति व्यवस्था है ही नहीं। मैं आप लोगों से एक दिन पूछूंगा क्या जाति, आप सबका एक जवाब होगा, हमारी हैं सब के सब। बहुत तमाशे हो गए, राजनीतिकों के किए हुए तमाशे हैं। आज वो उसको बुनवा रहे हैं, कुछ लोग बेनिफिट उठाने के लिए उसको जिंदा रखे हुए हैं। इन आर्यों के संतानों को आर्य ही रहने दो, और तेरे जैसे आदमी को हम ये सब करने भी नहीं देंगे। याद रखना मेरी इस बात को, तेरे जैसे आदमी को इस समाज का सत्यानाश नहीं करने देंगे। अगर तेरे को परमात्मा सद्बुद्धि दे और तू आगे आके अच्छे काम कर, अच्छे काम करेगा, समाज में एकजुटता का काम रखेगा, तेरे को कंधे पर बैठा के लिए चलेंगे। हमें किसी से द्वेष नहीं है, और नहीं तो तेरे को तेरी औकात भी बताएंगे, और तू ये जो सार्वजनिक गालियाँ दे रहा है उसका तेरा स्थायी इलाज भी कर देंगे। सर, मतलब काफ़ी देर से संदीप भारती जी भी बोले और आप भी काफ़ी देर से मतलब इसके ऊपर विस्तार से बात बता रहे हैं
क्या एक एससी समुदाय के ऊपर जनरल समाज का अत्याचार और शोषण करना ये किस हद तक सही है? हाँ, किसी भी समाज पे किसी का भी शोषण करना सही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। ये माया देवी को वहाँ खड़ा करके कहता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको झूठा फंसा रखा है, वो एससी समाज के ऊपर शोषण है। उसकी लैब रिपोर्ट कहती है उसके बेटे ने बलात्कार किया है। बिल्कुल, देखो वो क्रिमिनल की श्रेणी में आता है और क्रिमिनल है। अगर कोर्ट में वो सबूत साबित कर देंगे। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरे बच्चे हैं और आपकी नहीं, किसी की भी काबिलियत नहीं कि आप मुझे भटका दें। आपने जो प्रश्न खड़ा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं कि वो एक क्रिमिनल को लोगों के बीच में खड़ा करके कहता है कि ये जायज है, इनकी मदद करो। एससी समाज के या किसी के ऊपर भी अत्याचार का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर एससी समाज के ऊपर अत्याचार होता है कहीं, तो सबसे पहले मैं उठ के चलने के लिए तैयार हूँ। जो मदनहेड़ी में जो मामला हुआ उसके बारे में आपको नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं, बिना जानकारी के मैं बोलता नहीं हूँ। अगर कहीं पर भी किसी के साथ भी अत्याचार हुआ है, एससी के साथ क्या इसका मतलब एससी के साथ अत्याचार हो तो बुरी बात और बाकी किसी के साथ हो तो? सर आपने बाटड़ा मैं 1 मिनट आपसे बात करूंगा, पहले इस बच्चे की बात कर। नहीं बेटा, आप मेरे बच्चे हो और मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की काबिलियत भी रखता हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। आपने ये प्रश्न क्यों किया कि एससी समाज के साथ या कोई समाज में किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो अच्छा है क्या? बिल्कुल, वो किसी भी हद तक आपका बेसिक प्रश्न ही गलत था। प्रश्न ये होना चाहिए समाज में किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो उसका। सुनिए, हाँ, ये मैंने क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि उनके साथ में अगर चलो ठीक है आग नहीं लगी तो धुआं तो हुआ है। अगर उनके साथ में कुछ होता है तभी वो रजत कंसल तक जाते हैं। अगर वहाँ थोड़ी सी है तो रजत कंसल के पास जाने के बाद में मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसा मामला ही क्यों होता है? नहीं बेटा, इसका जवाब बताना दीजिए। 1 मिनट रुक जाओ। मैं एक बताना चाहता हूँ आपको। आप ये मानते हो रजत कलसण का पास चले गए, न्याय करवा दिया। रजत कलसण के घर से ये जो वकील है, इसका नाम लेना भी वो बता रहा हूँ, हमारा लेवल नहीं है बताऊँ। इसके जो ये बन रहा है, इसके जो गुरु हो हमारे गला मारी आंगली पकड़ के उन्हें या तथाकथित दलित राजनीति करना सीखा है। लेकिन वक्त है, बदल रहा है, हमने नाम लेना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। इसका करते हैं चेक बरामद हुए हैं बड़ी संख्या में। अभी ये ताज़ा जो नाटक कर रहे हैं रेड मारी, वो चेक किसके बरामद हुए हैं? जिनकी यो कब है मैं लड़ाई लड़ूँ हूँ, जिसकी यो एससी एक्ट की लड़ाई लड़ा है, उस तो पहले चेक ले ले है भरवाए गए। 75% तो आप रखे है जो दलित एक्ट के नाम पर सरकार की तरफ से मुआवजा आवे है। इसने ये पूरा नेटवर्क जो बना रखा है मुआवजा का, उसमें बना रखा है। 75% आप और 25% ये अगले को देता है। तो आप जिसको लड़ाई कहते हो, लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये धंधा कर रहा है, ये धंधा कर रहा है और ये एक दलाल है जिसका मकसद सिर्फ इतना है जहां कहीं छोटी मोटी बात हो जाए। आपने जो बात कही दलितों पे, क्या किसी कमजोर के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज के दिन हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ दलित भाई भी होंगे, दलित होने के कारण यदि किसी पे अत्याचार होता है ना, तो निकृष्ट बात है, उसके ऊपर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ये दलित था, इसको और ज़्यादा मतलब इसके ऊपर अत्याचार किसी ने कराया। लेकिन भाई जब दलित का चोला उड़ के, दलित की आड़ लेके और दलाली का धंधा कराया जाएगा पूरे हरियाणा में और जगह जगह झगड़े कराए जाएंगे, हत्या जैसे बलात्कार जैसे अपराध में भी जब ऐसी बातें करी जाएंगी कि इनको साथ देना चाहिए, इनको मुआवजा देना चाहिए, इनका तो बिला फैसला कोर्ट तक जाके होगा, ये जो बातें समाज के बीच में हैं इनमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। इस तरह के आदमियों का सामाजिक बहिष्कार होया करता जो जिन्होंने कर्तव्य कर रखे हैं। और उनको दलित समाज अगर खड़ा होकर हीरो बनाता है तो ये दलित एक्ट का नाम पे जल्दी ही सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट जब लोग इस बात को सहना बंद कर देंगे, दलित एक्ट का नाम पर आप कितने टाइम तक स्वर्ण समाज का ऊपर झूठे मुकदमे लगवाओगे? आप दलितों पे अत्याचार की बात कह रहे हैं, वो दलाल कह रहे हैं दलितों पे अत्याचार। पूरे हरियाणा नहीं देश के आंकड़े उठा के देख लीजिए आप, दलित एक्ट के कितने मुकदमे सही पाए जाते हैं, कितने सही पाए जाते हैं, गूगल पे आंकड़ा मिल जाएगा। अगर 20% से ज़्यादा सही पाए जाएं तो हम मान लेंगे भाई इसका दुरुपयोग नहीं होता है। जहां 70, 75, 80% झूठे मुकदमे सिर्फ अपनी निजी राजनीति के चक्कर में, निजी वैर विरोध के चक्कर में और फायदा रुपये का करने के चक्कर में दर्ज करे जाते हो, आप उस पर कैसे कह सकते हो कि वो आदमी लड़ाई लड़ रहा है? और ये तो सामाजिक जीवन की बात है। ये जो नौकरियों वाले लोग हैं, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब, इस तरह के महकमे जो हैं, शिक्षा का हो गया, पुलिस का हो गया और महकमे हैं, झूठी इतनी दरखास्त दी जाती हैं जो बार ओपन नहीं आती, गिनती में नहीं आती। लेकिन दलित होने के जो फायदे उठाए जाते हैं इस दलित एक्ट के नाम पे, उनकी वजह से जो असली में पीड़ित है, जो असली में दलित है और जिसके ऊपर कोई अत्याचार करता है, उसके साथ भी आगे वो काम होगा, वो भेड़िया है वाला। लोग नफरत करना शुरू कर देंगे। और एक मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ, हमारे जाट समाज ने कुछ ऐसे काम करे जिसकी वजह से आइसोलेट हो गया,
जिसकी वजह से बाकी समाज में ये हो गया कि वे जाटों को अलग नज़र से देखा जाने लग गया। अब जल्दी वो जो काम है ना, जाटों ने तो माड़े करे अच्छे करे वो भुगत लेंगे, लेकिन ये दलित समाज के साथ होने वाला है। इस दलित एक्ट के नाम पे जो ये लगातार तमाशा करा जा रहा है, इसको धंधा बना के जो पूरे हरियाणा का भाईचारा खराब करा जा रहा है, ये ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। पूरा जो समाज है ना निकाल के कूड़ा में कर देगा। उसके बाद ये जो बड़े बड़े झंडा बरदार हैं, इनकी तो दुकान चल रही है, इन्होंने तो जो कमाना था कमा लिया, लेकिन आम गरीब दलित मजदूर भाई वो मारा जाएगा। और आपके सवाल जी? संदीप जी, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इस जो एक्ट हैं जो दलित समाज के लिए बनाए गए हैं, उनका कहीं ना कहीं राजनीति लोग फायदा नहीं उठा रहे? बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं जी। हरियाणा देखो, खाली दलित एक्ट से तो इतना सुधार आया नहीं। अब जो हमारे यहाँ भाई बैठे हैं, हम एक रोटी पास में बैठ के एक उसमें खा लेते हैं, उसी थाली में वो खा लेगा, तो जो आपस की छुआछात ये दूर हुआ है, इसका सिर्फ दलित एक्ट वो नहीं है। इसका कारण है शिक्षा आई है, इसका कारण है जागृति आई है, इसका कारण है आपस में कम्युनिकेशन बढ़ा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि जागृति बढ़ के और ये छुआछूत और जातिवाद खत्म हो, इसलिए बीच में दलित एक्ट को बार बार डाल दिया जाता है। हमारे 2 आदमी मरे हुए, यहाँ कोई सरकार का मंत्री आया भाई? ये गणेश का जो मामला था, मैं लंबा उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ 3 दिन तक मंत्री बैठा रहा। वो जो एक उसकी जाति का लड़का था, वो कैसे मरा कैसे नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो वोट इतने कीमती हो गए, उसके घर 3 दिन कैबिनेट मंत्री बैठा रहे। इसका मतलब तो एक आम सामान्य आदमी की जान की कीमत नहीं रही। ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि समाज का जो आपस का जो कभी सदियों से जो चला रहा था, गरीब अमीर का जो आपस का जो शोषण का दौर था, वो खत्म हो। इसलिए बार बार ये राजनीतिक पार्टियां दलित के नाम पे, SC ST एक्ट के नाम पे सिर्फ राजनीति करने का और सिर्फ समाज को तोड़ने का काम कर रही है। गाँव आगे क्या किस तरह के कदम उठाएगा? अभी जैसे ये मामला हुआ, जज कंसल जी ने जो बयान दिए हैं उसके ऊपर पहला तो निकृष्ट बात है, पीड़ित परिवार को ही बता दिया, जिनके घर के इजारे हैं उन्हीं को कह दिया। इन्होंने तो आपस में प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या खुद ही करवाई है, तो पहले तो इनकी तरफ से डाली जाएगी याचिका, मानहानि की भी डाली जाएगी, क्रिमिनल डिफेमेशन का भी डाला जाएगा और समाज को लड़ाने की कोशिश का भी डाला जाएगा। दूसरा भाई, इन्होंने जो हाँसी के SP DSP हैं, हम तो 3 महीने तक इनके खिलाफ बैठे रहे हैं। आज जब इन्हीं को बिकाऊ बताया जा रहा है तो एक चिट्ठी पुलिस महकमों को भी दी जाएगी, अगर बिकाऊ बता रहे हैं तुम्हारे को, अब तो कोई ना कोई कार्रवाई कर दो। और तीसरी भाई, जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में हम चाचा जी ने बताया कि वे बार काउंसिल को लिखेंगे, हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को लिखेंगे कि वकील के दायरे होते हैं। मैं भी वकील हूँ, मैंने वकालत कर रखी है, इसकी डाल को फर्जी डिग्री नहीं ले रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करके आ रहा हूँ। वकालत के दायरे होते हैं, आदमी अगर वकील है वकालत करता है तो दायरे में ही काम कर सकता है, वो अपराधी की सामाजिक नुमाइश नहीं कर सकता। लेकिन ये जो इसने तमाशा कराया है, लगातार करने लग रहा है, इसको लेके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, बार काउंसिल पंजाब हरियाणा में बिल्कुल चिट्ठी लिखी जाएगी और प्रयास कराया जाएगा कि कानूनी तरीके से इस आदमी और इसके जो नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क जो गैंग बना हुआ है, बाटला वाली बात आधी रह गई थी, वो आपने देखी होगी, एक भाई ने वीडियो डाल रखी है, वो कोर्ट से लिए गए डॉक्यूमेंट हैं, एक ऑडियो आपने सुन ली होगी। उसके बाद क्या ये रह जाता है कि ये वकील कोई समाजित ऐसी आदमी है, प्योर झूठी FIR लिखाने लग रहा है कि भाई इसमें ये लिख दे अकबर हमारी महिला के साथ छेड़छाड़ करी, इसमें ये लिख दे फलाना 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 मौजूद था, उसकी जल्दी वो हो सकता है ऑडियो भी आ जाए, उसकी ऑडियो भी आ जाए, वो समाज में चले भी गई, तो इसने तो भाई जहाँ जाता है ये तो जो सुलझने की बात होती है। रोकना चाहूंगा मैं आपको, बाटला कांड के बारे में आप कह रहे हो झूठ है, सब है। नहीं, मैं झूठ है सच पे नहीं जा रहा। नहीं, बात आपके कर रहे हैं, इसमें जो भी क्लिप चलाई गई है वो झूठी है, वह सच्चाई उसमें दिखाई गई, वह सच्चाई है। क्या किसी को जान के मारने की धमकी देना सही है? जान से मारने की धमकी देना सही कैसे हो सकता है? नहीं, आपकी नज़र में क्या गलत है? ये तो कहने की बात नहीं है, तो गलत है। आगे बताइए। और वहाँ पर जो मुजरिम और दूसरे पक्ष के दोनों पक्ष के आए हुए थे, ऊपर से जांच कमेटी आई हुई थी, जांच करने के मौके पर आए हुए थे, उसके सामने बोला गया है कि भाई इसको जान से मार देंगे, इसको सामाजिक बहिष्कार कर दो, इसका बिल्कुल गांव में रहने न दो। ये करना क्या गलत, सही है या गलत है? देखो, किसी को जान से मारने की धमकी देना, किसी के साथ कुछ भी गलत करना गलत है, इसमें कोई शक शुबह की बात ही नहीं है। हम कौन लोग हैं ये तो बताओ? हम हत्यारे नहीं, हम बलात्कारी नहीं, हम तो वह कमज़ोर की लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमारे से आप ये सवाल कैसे? ये तो उससे पूछा जाए ना जो ठग हत्या करने वालों का, बलात्कार करने वालों का सार्वजनिक समर्थन करे, तो उससे पूछा जाना चाहिए।
अगर कोई गलत करता है हम तो उस गलत करने वाले के खिलाफ खड़े लोग हैं। अगर बाटला में किसी भाई के साथ, दलित भाई के साथ कोई गलत होता है तो हम कोई कहने वाले हैं गलत है तो इसका वो होना चाहिए। लेकिन जो टीम आई थी बाहर से टीम भेजी गई थी, न कि अदर स्टेट की टीम भेजी गई थी वहाँ पर जांच करने के लिए। उनके मौके पर उसकी FIR दर्ज हुई। उनके बाद में इन्होंने बोला कि भाई इसकी टांग काट दो, इस तरह के शब्द बोले गए हैं जो दूसरा पक्ष के द्वारा SC की कमेटी के जनरल कमेटी के द्वारा उन्होंने बोले भाई टांग काट दो। चलो वो तो आप और मैं बता रहे हैं, बताने को तो हम कह देंगे वो फलाने ने ये कह दिया। जो जिसकी ऑडियो आ चुकी है ये तो कानूनी कार्रवाई बाटला वाले मामले में तो मेरे ख्याल से 2016-17 से चल रही है। 2016-17 से झगड़ा चल रहा है। उसके बारे में मैं आपकी बात पे कैसे मैं फॉर्मेशन कर सकता हूं कि ये आप बता दिया वह धमकी दे दी। धमकी दे दी तो कानूनी प्रक्रिया है उस चीज़ की, धमकी दे दी तो कानूनी प्रक्रिया। धमकी देने के बदले 302 का मुकदमा थोड़ा दर्ज होगा। अब रजत कलसण की वो जो ऑडियो चल रही है जिसकी मैं बात कर रहा था, मैं बाटला कांड में सही गलत वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इतनी बात कर रहा हूँ जो बाटला कांड में रजत कलसण के खिलाफ मुकदमा है वो मुकदमा इस बात का है कि किसी को फ़ोन के ऊपर झूठी FIR लिखाने की ट्रेनिंग देने लग रहा है। आपने नहीं सुनी हो सुन लेना। वो किसी को बताने लग रहा है कैसे काबू में नहीं आएंगे, इनके खिलाफ ये बात लिखा। आका हमारी फलानी महिला रास्ते से जा रही थी, उसको पकड़ के उससे छेड़छाड़ करी, दारू पी के गाली दी, ये करे और वो करे। उस बात के ऊपर हमारा जवाब है। बाकी सही और गलत का जो पैमाना है वो खुली ये चुनौती है एक छत्तीस बिरादरी की। अगर किसी में हिम्मत हो ये जितना ठेकेदार वो कर ले ना, तो हमारे में करण की सामर्थ्य है। कोई आके शामी बोल के तथ्य सही जवाब तो दे। लुक के कोना में बैठ के 10-20 आदमी इकट्ठे करके और सिर्फ नेगेटिव फैलाने का यो समाज का फायदे का काम नहीं है। तो आपसे सभी से अपील है कि आप आए, आपने बड़ी गंभीरता था उसमें साथ दिया। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, दोनों से ही रहेगा सर। आखिर कब तक हरियाणा के अंदर या पूरे भारत के अंदर कह लीजिए जाति के नाम पर ऐसे ही जहर घुलता रहेगा और आपस में एक दूसरे के बीच में मनमुटाव होता रहेगा और कोर्ट के जो केस हैं उनकी संख्याएं बढ़ती रहेंगी और एक दूसरे के ऊपर मतलब निशाने पे निशाना सधता रहेगा? आखिर कब तक चलता रहेगा? मेरा जवाब देता हूं मैं भाई, जब तक अपने आदमी को गलत नहीं कहना सीखोगे। हमारे हरियाणा में एक UP से नेता आया था जाट आरक्षण के नाम पे, उसने बड़ा तमाशा कराया। दूसरे ने किसी ने विरोध कराया ना कराया, हमने विरोध कराया। मन्ने संदीप भारती ने खुल के विरोध कराया, सामने खड़ा होकर विरोध कराया है। ये जो आप तब जिनकी बात कह रहे हो ये दलित जितने हैं, ये क्या इनमें किसी एक आदमी हिम्मत है कि ये जो वकील जो नाटक कर रहा है समाज को तोड़ने का, जिसकी ऑडियो वीडियो सारी आ चुकी हैं, ये तो सामने है। 302 के आरोपी को मुख्य अतिथि बना रखा है उसने। क्या आप में कोई है ऐसा जो खड़ा होके कहे कि ना भाई ये आदमी गलत है, मेरी जाति का हरिया गलत है? अगर हमारी जाति का कोई किसान या कोई जाट गलत करेगा, इस तरह करेगा, हमारे में हिम्मत है गलत को गलत कहने की। और यही तरीका है जो जिससे जाति के नाम पे जहर और जिससे जाति के नाम पे जो दुश्मनी है वो खत्म हो सकती है। आप किस नज़र से देखते हैं सर इसको? हाँ, निश्चित रूप से सबसे पहली बात, मैं जाति व्यवस्था में भरोसा नहीं रखता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। मैं बिना आपसे ही पूछे आप किस जाति, क्योंकि मुझे आपकी जाति पता है, मुझे सबकी जातियाँ पता है। जाति एक ही है, आप भी आ रही हैं, आप भी आ रही हैं, आप भी आ रही हैं, हम सब की एक ही जाति है। फिर भी अगर आप किसी पर्टिकुलर जाति को चिमटे बैठे हैं और जब तक आप जिस आदमी को, एक बहुत छोटा उदाहरण देना चाहूँगा, एक कोई 1.5 करोड़ रुपए का किसी ने मकान खरीदा था, उसमें आप किस बात का जवाब है? हमारा एक मित्र है सैनी समाज से, उसने किसी एक जाट का मकान खरीद लिया। अगर जाति की बात करते हैं तो 1 करोड़ 15 लाख में जींद में उनकी कोई पंचायत हो रही थी और वहाँ मुझे बुला लिया। मैंने उनकी बात सुनी और वो जो जाट समाज से था वो एक मेरे मित्र का, मेरे बहुत अच्छे मित्र का शाला था। मैंने सारी बात सुनी, उसको कह दिया तू गलत है भाई। मैं गलत कैसे हूँ? उसको आराम से बता दिया और समझा दिया कि तू इसलिए गलत है। उठ के जाने के बाद बोला जी कमाल कर दिया आपने, आपने पंचायत में बात एक लैम कह दे। मैं बात पंचायत में उठी थी भाई, पंचायत में उठी थी। इसलिए पंचायत में बैठने के बाद जिस दिन आदमी अपना और पराया देखना छोड़ देगा और सही बात को सही कहना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़, जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, हम एक प्रयास करेंगे अभी ज़रूर आप सबके सहयोग से कि हम सबको पहले तो ये समझा देंगे हमारी जाति है क्या। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी एक बात, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का गालियाँ बना ली, किसी को कमीन कह देना गाली है। मैं यहाँ खड़ा हो कहता हूँ मैं सबसे बड़ा कमीन हूँ,
मैं कहता हूँ मैं सबसे बड़ा कमीण हूँ। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी में देखना, कमीण का मतलब होता है कमा के खाने वाला इंसान। उसको गाली बना दिया। मैं हूँ कमीण, मेरे नाम के आगे आप सारे कमीण देखो, मैं धन्यवाद करूँगा। कई चीज़ों का अर्थ का अनर्थ बना के और लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। जिस दिन सर्वहित की बात हम करने लगेंगे, मन सिर्फ जबान से नहीं दिमाग से सोचने लगेंगे और दिल से ऐसा अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, आप सबको एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अन्याय अन्याय ही है। इसका मतलब अगर मेरे दलित भाई के ऊपर न्याय, वो तो अन्याय है। यहाँ इस गाँव में जो कुछ हुआ अन्याय नहीं था क्या? दलित की बेटी के साथ, दलित की बेटी भी मेरी बेटी है, दलित की बेटी भी मेरी बहन है। जिस टाइम हम ये मुद्दे उठाने शुरू कर देंगे, दलित के साथ ये अन्याय जिसके साथ हो उसके साथ खड़े होने लगे लोग, समाधान हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं, समस्या आती है तो उसका समाधान भी होता है। ज़रूरत होती है सूझबूझ से उसके ऊपर विचार करने की। और मैं ये मानता हूँ कि आज के गंभीर हम सारे उस बीमारी से तड़फ रहे हैं जो बीमारी है ही नहीं। बीमारी क्या बीमारी होगी? सबको जाति, ये मेरी जाति का है, ये मेरी जाति का है। वोटिंग बिहेवियर के ऊपर कभी बात करेंगे, उसको समझ में आएंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। हमारी एक ही जाति है, हम अगर दो हिस्सों में बांटेंगे तो एक पुरुष और एक महिला, अन्यथा जाति नाम की कोई चीज़ होती नहीं। और इसका समाधान उसी में है, हम सही को सही कहें और गलत को गलत कहें, सारे अपने हैं। आपके हिसाब से समाधान की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में यदि किसी दलित भाई के साथ कोई स्वर्ण या कोई जाट गलत करता है तो मैंने सारे जाने हैं, हमारी क्षमता ने जाने हैं, मैं उसके साथ अपने भाईचारे समेत खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। हमारे साथ जो जाटों के साथ गलत होता है, किसानों के साथ या और किसी के साथ गलत होता है, तो ये तथाकथित जो दलित समाज के पैरोकार बने हुए हैं, आप जिनको नेता मानते हो, उनमें से किसी की आत्मा में इतना बल है क्या वो खड़ा हो जाएगा? हत्या जैसे अपराध में भी हमारे कोई दोषी बताने की प्रयास चल रहा है, तो ये समाधान की ओर नहीं, भी आगे और बिखराव की कोशिशें हैं। लेकिन हमारी तरफ से हम शुरू करते हैं, भाई हरियाणा भर में किसी दलित भाई के साथ कुछ गलत हो, जातीय कारण कोई गलत करे, तो हम साथ खड़ा होंगे। भाई किसी टाइम बुला लेना, हम ये भी नहीं पूछेंगे तू किस जाति का है, ये भी नहीं पूछेंगे किस गलत न गलत कराया है, 100% साथ देंगे और निर्णायक साथ देंगे। आप सभी आए, आप सब ने साथ दिया, आप सबसे बहुत बहुत आपका आभार है। और हमें विश्वास है भाई आप भाई जो पत्रकार भाई हैं, पत्रकार आज छोटे पत्रकार नहीं रह रहे हो, आप हर व्यक्ति समर्थ हो चुका है, अपनी फैन फॉलोइंग आपकी सभी की है। लेकिन उसमें भी यदि जाति के आधार पे आप करने लगोगे ना, आप विश्लेषण करिए पूरा, आप एक्सरे निकालिए हर चीज़ का, उसके बाद आप कोई बात करिए। आप भी अगर जाति के नाम पे चलने लगे, जाट हैं जाटा की, दलित हैं दलितां की, ब्राह्मण है ब्राह्मणा की, तो फिर समाज का भविष्य नहीं है। समाज टुकड़े होने की ओर जा रहा है, जो आप ये टोटल वो देख रहे हो। और इसको बचाने में आप लोग सहयोग कर सकते हो। दोनों जो पीड़ित परिवार हैं हमारे भाई, और एक उसने और कही थी लंबी बात, वो मैं भूल गया, हमारे जो 2022 में वो झगड़ा हुआ था जो मुर्गी फार्म वाला, उसमें उसने ये कहा कि भाई उनके डंडा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उनकी तरफ से भी मानहानि का मुकदमा डाला जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट में उसके अड़की फुड़की जो खरोंच थी वो थी, उसमें कहीं भी ना डंडा देना पाया गया था, ना 377 का पाया गया था। ये साथी मौके पे मौजूद हैं, इनके रिश्ते भी नहीं होते। 377 का मुकदमा, 76 का मुकदमा बड़ा गंभीर होता है। उसने तो झूठा 2 लाइन लागी लिख के अपने चेप दिया, उसने तो मुंह आगे मैदान पड़ा है कह दिया, उन्होंने तो 377 करी थी। वो कहीं भी मेडिकल रिपोर्ट में 0.5% भी वो बात नहीं पाई गई। अब उसके खिलाफ ये सारी कानूनी कार्रवाई ये पहले वाले मेरे पीड़ित भाई हैं वो भी करेंगे, और अब हमारे दोनों जो परिवार हैं वो भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।